प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है घर्षण। घर्षण क्या है? घर्षण एक प्रकार का विरोधी बल होता है जो दो ठोस वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य कार्य करता है। इसकी दिशा वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। यानी घर्षण बल क्या है? घर्षण बल एक विरोधी बल होता है जो दो ठोस वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य कार्य करता है और इसकी दिशा सदैव गतिशील वस्तु के विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, तो इसमें जो दो ठोस वस्तुएं होती हैं उनमें या तो दोनों वस्तुएं गतिशील हो सकती हैं या तो एक वस्तु विरामावस्था में हो और एक वस्तु गतिशील अवस्था में हो। यानी घर्षण या उसी को घर्षण बल कहते हैं। यानी घर्षण या घर्षण बल क्या है? घर्षण एक प्रकार का विरोधी बल है, अर्थात यह वस्तु के गति का विरोध करता है। यह दो वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य लगता है। इसकी दिशा सदैव गतिशील वस्तु के विपरीत दिशा में होती है। अब आइए घर्षण बल के प्रकार। तो घर्षण बल तीन प्रकार के होते हैं। पहला गतिज घर्षण, दूसरा स्थैतिक घर्षण और तीसरा सीमांत घर्षण। गतिज घर्षण क्या होता है? जब वस्तु गतिशील अवस्था में होता है, यानी गति की अवस्था में होता है, तो उस पर लगने वाले घर्षण बल को गतिज घर्षण बल कहते हैं। दूसरा है स्थैतिक घर्षण। इन सबके नाम से ही परिभाषा स्पष्ट हो जा रही है। स्थैतिक घर्षण बल यानी जब वस्तु स्थिर अवस्था में होता है, यानी विरामावस्था में होता है, तब उस वस्तु पर लगने वाले घर्षण बल को हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। और तीसरा है सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण क्या होता है? स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को, स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहते हैं। स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान का मतलब है कि जैसे वस्तु विरामावस्था में है, उस पर आप थोड़ा सा और अधिक बल लगाइए। अभी वस्तु गतिशील नहीं हुई, थोड़ा सा और बल बढ़ा दीजिए, अभी भी वस्तु गतिशील नहीं हुई। अब आप थोड़ा और बल बढ़ा दीजिए, अब वस्तु ऐसी अवस्था में पहुंच गई कि बस गतिशील होने वाली है। मतलब गतिशील हुई नहीं है, गतिशील होने वाली है। मतलब कि अब जो ही थोड़ा सा और बल बढ़ाएंगे, वस्तु तुरंत गतिशील अवस्था में पहुंच जाएगी। तो उस बल को, यानी किस बल को? जब वस्तु गतिशील होने वाला होता है, तो उस समय जो वस्तु पर घर्षण बल कार्य करता है उसको हम सीमांत घर्षण कहते हैं। आइए सीमांत घर्षण के नियम। सीमांत घर्षण के तीन नियम हैं। पहला नियम क्या है? जो सीमांत घर्षण है वह वस्तु की प्रकृति और उसके खुरदरेपन पर निर्भर करता है। यानी जो सीमांत घर्षण बल है वह वस्तु की प्रकृति और उसके खुरदरेपन पर निर्भर करता है। मतलब वस्तु का तल जितना ही अधिक खुरदरा रहेगा, उस पर सीमांत घर्षण बल का मान उतना ही अधिक होगा। अगर चिकना होगा तो उस पर सीमांत घर्षण बल का मान उतना ही कम होगा। सेकंड पॉइंट है, इसमें बताया जाता है कि जो सीमांत घर्षण की दिशा होती है वह दोनों वस्तुओं के संपर्क तल के अनुदिश होती है। और तीसरा नियम जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है कि सीमांत घर्षण बल का मान उस पिंड के अभिलंब प्रतिक्रिया बल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी सीमांत घर्षण बल को हम एफ सफिक्स में यस से डिनोट करते हैं। तो सीमांत घर्षण बल का मान उस पिंड के अभिलंब प्रतिक्रिया बल के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिक्रिया बल को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। यानी सीमांत घर्षण बल
अर्थात एफ सफिक्स में एस, यह प्रोपोर्शनल होता है प्रतिक्रिया बल कैपिटल आर के। अब अगर हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएं तो एक नियतांक लिखेंगे, तो एफ सफिक्स में एस बराबर म्यू सफिक्स में आर, म्यू सफिक्स में एस इंटू आर, जहां म्यू सफिक्स में एस, जहां म्यू सफिक्स में एस सीमांत घर्षण गुणांक है, इसको हम क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण गुणांक कहते हैं, सीमांत घर्षण गुणांक है। यानी तीसरा नियम क्या है कि किसी भी पिंड पर लगने वाला सीमांत घर्षण बल उस पिंड के अविलंब प्रतिक्रिया कैपिटल आर के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी एफ सफिक्स में यस प्रोपोर्शनल कैपिटल आर, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा देंगे, एक कांस्टेंट लगा देंगे, तो एफ सफिक्स में यस बराबर म्यू सफिक्स में यस इंटू आर, जहां म्यू सफिक्स में यस एक नियतांक है, इसे हम सीमांत घर्षण गुणांक कहते हैं। आप जानते हो कि चूंकि R बराबर होता है m इंटू जी, ठीक है, यानी प्रतिक्रिया बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, R बराबर m इंटू जी। अब इसमें हम R की जगह वह मान रख दें mg, तो इसलिए F सफिक्स में यस बराबर म्यू सफिक्स में यस mg, ये आपका फार्मूला हो गया। अगर आपको प्रतिक्रिया बल मालूम है तो इस सूत्र को लगा दीजिए, और अगर आपको द्रव्यमान मालूम है, गुरुत्वीय त्वरण मालूम है, तो फिर इस सूत्र को लगा दीजिए। अब आइए घर्षण कोण, घर्षण कोण का डिफिनीशन समझने के लिए हमें सबसे पहले एक फिगर बनाना होगा। मान लीजिए यह हमारा कोई एक तल है, यह कोई एक खुरदरा तल है, यानी घर्षण कोण का डिफिनीशन फिगर के माध्यम से हम समझाएंगे। उसके लिए फिगर ड्राफ्ट करना होगा। यह एक खुरदरा तल है, इस खुरदरे तल पर एक m किलोग्राम का पिंड रखा हुआ है। यह एक खुरदरा तल है, इस खुरदरे तल पर एक स्मॉल m किलोग्राम का पिंड रखा हुआ है। m किलोग्राम का पिंड रखा हुआ है, इसका भार mg नीचे की तरफ कार्य करेगा, क्योंकि पिंड का भार सतह किधर कार्य करता है, नीचे की तरफ कार्य करता है। और हम न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम से जानते हैं कि प्रत्येक क्रिया का प्रतिक्रिया बल कार्य करता है, तो इसी पिंड के भार की प्रतिक्रिया बल को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ये आपका प्रतिक्रिया बल कैपिटल आर हो गया। मान लीजिए कि इस पिंड पर हम F बल लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में। जब यह बल लगा रहे हैं इस पिंड पर, तो यह पिंड हमारा इसी डायरेक्शन में गति करेगा, यानी बल की दिशा में गति करेगा। तो बल की दिशा में गति करेगा क्योंकि ये पिंड आपका खुरदरा है, खुरदरा होने के कारण इस पर एक घर्षण बल लगेगा। वह घर्षण बल किधर लगेगा, वस्तु के गति के विपरीत दिशा में लगेगा। अगर ये घर्षण बल का डायरेक्शन आपका इधर होगा, F सफिक्स में S, यानी आप एक फिगर बनाए, खुरदरा तल लिए, इस पर एक द्रव्यमान का पिंड है जिसका भार mg, इसके विपरीत दिशा में इसका प्रतिक्रिया बल आ। अब आप बल F इस पिंड पर लगा करके इसको गतिशील कर रहे हैं। जब आप पिंड पर बल F लगाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ लगा रहे हैं, तो तल खुरदरा होने के कारण इस पर एक घर्षण बल लगेगा जिसकी दिशा सदैव विपरीत होती है, तो ये F सफिक्स में S। अब देखिए घर्षण कोण का डिफिनीशन क्या होता है। घर्षण कोण का डिफिनीशन होता है कि अभिलंब प्रतिक्रिया R और सीमांत घर्षण बल F सफिक्स में S का परिणामी, हम मान लें कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल R और F सफिक्स में S का परिणामी N है, का परिणामी N अविलंब प्रतिक्रिया R के साथ जो कोण बनाता है उसे हम घर्षण कोण कहते हैं। तो मान लीजिए कि यह कोण लैम्डा बनाया, चाहे थीटा बनाए, थीटा मान लीजिए,
ठीक है, क्या डेफिनेशन है घर्षण कोण का? अविलंब प्रतिक्रिया बल R और घर्षण कोण F सफिक्स में S का परिणामी अविलंब प्रतिक्रिया बल R के साथ जो कोण बनाता है, यानी वह कोण क्या माने हैं? थीटा, उसी कोण को हम घर्षण कोण कहते हैं। बच्चों अगर यह कोण आपका थीटा है, ये कोण कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ये कोण कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, तो यह आपका परिणामी बल यन का क्षैतिज घटक ले लीजिए, क्षैतिज घटक। तो क्षैतिज घटक कितना हो जाएगा? F सफिक्स में S बराबर n cos 90 माइनस थीटा। अगर यह परिणामी बल 36 से 90 माइनस थीटा का कोण बनाया है, तो 36 दिशा में वियोजित घटक n cos थीटा होता है। तो n cos यहाँ पर 90 माइनस थीटा है 36 से कोण, और ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा n sin 90 माइनस थीटा। तो आप जानते हैं n और cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। समीकरण नंबर 1। उसी तरह से अब आप ऊर्ध्वाधर घटक निकाल लीजिए, ऊर्ध्वाधर घटक। तो ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा F सफिक्स में S बराबर n sin 90 माइनस थीटा। n sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से भाग दे देंगे। समीकरण नंबर 1 में सॉरी यहाँ R रहेगा, ऊर्ध्वाधर घटक R है, तो R। अब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देंगे तो क्या मिलेगा? F सफिक्स में S बटे R बराबर n से n कट गया, sin थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा। ये आपका फार्मूला हो गया। या आप देखिए यहां से इस सूत्र की सहायता से F सफिक्स में S बराबर म्यू सफिक्स में S इंटू R है, तो हम F सफिक्स में S बटे R के स्थान पर म्यू सफिक्स में S लिख सकते हैं, यानी घर्षण गुणांक। ठीक है, F सफिक्स में S बराबर म्यू सफिक्स में S इंटू R है, पक्षांतर करेंगे तो F सफिक्स में S बटे म्यू सफिक्स में S बराबर R। तो यहां हो जाएगा म्यू सफिक्स में S बराबर tan थीटा, क्योंकि F सफिक्स में S बटे R बराबर म्यू सफिक्स में S होता है। यानी ये आपका आ गया कि घर्षण कोण की स्पर्शज्या का मान सीमांत घर्षण गुणांक के बराबर होता है। यानी घर्षण कोण का डेफिनेशन क्या है? अविलंब प्रतिक्रिया बल R और घर्षण बल F सफिक्स में S का परिणामी n अविलंब प्रतिक्रिया बल R के साथ जो कोण बनाता है उसे हम घर्षण कोण कहते हैं। अब आइए घर्षण से लाभ। तो प्यारे बच्चों, घर्षण से हमें बहुत ही लाभ है, क्योंकि घर्षण के कारण ही हम चल सकते हैं। अगर घर्षण बल नहीं होता तो हम चल नहीं सकते, वस्तुएं गतिशील नहीं हो पाती। इसीलिए आप देखते हैं चप्पलों में खांचे बनाए गए रहते हैं, जो हमारे टायर होते हैं उसमें भी खांचे बनाए गए रहते हैं, क्योंकि अगर वह खांचे नहीं बनाए गए रहेंगे तो उनमें घर्षण बल नहीं उत्पन्न होगा। जब घर्षण बल नहीं उत्पन्न होगा तो वस्तुएं गतिशील नहीं हो पाएंगे। इसी तरह से घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। जब कागज पर हम पेन चलाते हैं तो घर्षण होता है, उसी के कारण हम कापी पर लिख पाते हैं। इसी तरह से माचिस को जलाना है, घर्षण के कारण माचिस भी जलाई जाती है, क्योंकि जब हम उसकी तिल लेकर के उसके मसाले पर रगड़ते हैं तब इसके बाद जाकर के वह काटी जलती है। तो घर्षण का हमारे जीवन में बहुत ही उपयोग है। अगर वही हमारे चप्पलों के या हमारे वाहनों के टायर जब घिस जाते हैं तो वह फिर सड़कों पर फिसलने लगते हैं, जिससे हमें गिरने का डर रहता है। तो बहुत ही लाभकारी है घर्षण।
अब घर्षण से हानि, घर्षण से लाभ है तो घर्षण से उतना ही हानि है, क्योंकि घर्षण से हानि क्या है, घर्षण के कारण जो हमारी वस्तु है वो धीरे धीरे घिस जाती है। अगर घर्षण नहीं होता तो जो हमारे वाहनों के टायर हैं, हमारे जो चप्पल है, हमारे जो जूतों में खांचे बनाए गए रहते हैं वो कभी घिसते नहीं तो वह चप्पल या टायर कई सालों तक इसी तरह से चलता रहता। तो घर्षण के कारण वस्तुओं की हानि होती है। घर्षण के ही कारण हमारे कल पुर्जे टूट जाते हैं, जो मशीनों में कल पुर्जे होते हैं वो भी घर्षण के कारण टूट जाते हैं। घर्षण के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है, क्योंकि घर्षण के कारण अनावश्यक आवाजें उत्पन्न होती हैं और घर्षण के कारण ऊर्जा का हानि होता है। ठीक है, घर्षण कम करने के उपाय हैं। घर्षण कम करने के लिए हम क्या करते हैं, तेल का प्रयोग कर सकते हैं, स्नेहक का प्रयोग कर सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, मोबिल का प्रयोग करते हैं। ये सब किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, स्नेहक के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, घर्षण कम करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। धन्यवाद।